हम लोग अब कल क्या पढ़े थे, समराइज़ करते हैं। कल हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े थे ना। और फोटोसिंथेसिस में दो फेज़ होता है, ये भी पता है। लाइट फेज़ होता है, डार्क फेज़ होता है। लाइट फेज़ को हम फोटोकेमिकल फेज़ भी कहते हैं, जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है। और डार्क फेज़ को डार्क फेज़ इसलिए कहते हैं कि उसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। और लाइट फेज़ में दो स्टेप में होता है। पहला क्या था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। और सेकंड में क्या था कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आज हम क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे कि कल लाइट फेज ख़त्म हो गया था, आज डार्क फेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डार्क फेज जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट फेज मतलब क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि डार्क फेज में हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं। ये दिस कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स है जिसके अंदर हम डार्क फेज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट होता है। लाइट फेज में याद है क्या क्या होता था, लाइट फेज में पहले वही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता था लाइट को, उसके बाद लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती थी और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता था। और स्प्लिटिंग ऑफ उस टाइम में तीन फंक्शन करता था। जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया है वो तीन फंक्शन परफॉर्म करता था। फर्स्ट फंक्शन क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फॉर्म करता था, फॉस्फोर, जिसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते थे। और फिर उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता था। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सिंथेसिस ऑफ NADPH। ऐसे डार्क फेज में क्या होता है, अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। जो हमारा CO2 है, दिस चेंज इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ये कैसे होता है यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज। कार्बन, इसमें क्या होता है कि डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इज रिड्यूस टू ग्लूकोज, ग्लूकोज में रिड्यूस होता है बाय द हाइड्रोजन इन NADPH। कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कैसे चेंज होता है, जो NADPH हमारा लाइट फेज में NADPH फॉर्म हुआ था, आप लोग को याद होगा। तो जो लाइट फेज में NADPH जो बना था वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जो कन्वर्ट करता है CO2 टू कार्बोहाइड्रेट एंड बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ATP। अब हम लोग जब पढ़े थे ATP, जो ATP का फॉर्मेशन हुआ था, NADPH का फॉर्मेशन हुआ था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होंगी, डार्क फेज में यूज़ होंगी। तो अब ये डार्क फेज में NADPH यूज़ हो रहा है और ATP यूज़ हो रहा है एज ए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो here carbon dioxide is reduced to glucose by the hydrogen in NADPH and by utilizing the chemical energy stored in ATP. Okay, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता था, ग्रेना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता था। और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। मेल्विन कैल्विन गिव्स द डिटेल ऑफ दिस प्रोसेस यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन। मेल्विन कैल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिया था। ठीक है, कैसे उन्होंने किस पे किया था, बाय रेडियो एक्टिव कार्बन से। उन्होंने इस डिटेल को कहाँ से, रेडियो एक्टिव कार्बन से इन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया था। तो ये इसको कौन दिया था, साइंटिस्ट का नाम मेल्विन कैल्विन है। इस साइंटिस्ट के नाम की वजह से इस साइकिल को, मतलब डार्क फेज को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल। कैल्विन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1961 ऑन दिस वर्क। ठीक है, ATP and NADPH molecules formed during light reaction together are known as assimilatory power। ATP और NADPH, ठीक, ATP और NADPH molecules form, ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बना हुआ है, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी पावर। बोथ आर ATP एंड NAD। ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिमिलेटरी पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या, कौन सा होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, ATP एंड NADPH। ये एसिमिलेटरी पावर मतलब कि खाना बनाने के समय जो ज़रूरत होती है वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फोटोसिंथेसिस के टाइम में एनर्जी प्लांट्स को कहाँ से मिलती है, बाय ATP और NADPH से। हियर कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंस विद इस, अब देखो अब इसमें पूरा रिएक्शन बताया जाएगा कि कैसे ये होता है, मतलब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो इसका प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले क्या होता है, कंबाइन होता है RUBP,
RuBP इसका फुल फॉर्म है राइबुलोज बाईफॉस्फेट। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले किससे कंबाइन होता है? RuBP से। तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है RuBP से कंबाइन होता है। तो एक रिएक्शन आप लोग को याद करना चाहिए, RuBP प्लस CO2 प्लस क्या क्या यूज़ हुआ था? NADPH जो लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, और ATP भी जो लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुआ था। क्या क्या? RuBP कंबाइन होगा CO2 के साथ, और यूज़ क्या क्या होगा एज अ एसिमिलेटरी पावर NADPH एंड ATP। ठीक है, तो गिव्स क्या देगा ये? RuBP जैसा आपको जैसे रिएक्टेंट में रहेगा वैसे प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, और CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक, CO2 कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, और जो हमारा NADPH है वो NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा ATP है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक फॉस्फेट, क्योंकि हम लोग लाइट रिएक्शन में पढ़े थे कि ATP कैसे फॉर्म होता है, ADP प्लस फॉस्फेट गिव्स ATP। तो अब जब ATP चेंज हो रहा है ADP में, तो फॉस्फेट एक एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डार्क फेज का, कि RuBP combines with CO2 in the presence of NADPH and ATP to form RuBP, कार्बोहाइड्रेट, NADP, ADP एंड फॉस्फेट। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डार्क फेज खत्म होता है। ठीक है, डार्क फेज में यही कि CO2 कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में। अब हम लोग चलो समराइज करते हैं पूरे लाइट फेज और डार्क फेज को एक साथ। ठीक है, जो ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये समराइज किया हुआ है लाइट फेज एंड डार्क फेज को। कैसे है? देखो, लाइट फेज में हम लोग पढ़े थे कि लाइट यूज़ होती है और वाटर यूज़ होता है। लाइट और वाटर, लाइट रिएक्शन होता है जिसमें लाइट रिएक्शन में क्या था, हाइड्रोजन, उसका वाटर की स्प्लिटिंग होती थी जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में देता था। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो इसका बाई प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। लाइट प्लस वाटर, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होगा, ऑक्सीजन देगा। और यहाँ पे डार्क फेज में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज इन डार्क रिएक्शन, एंड लाइट प्लस वाटर चेंज होता है ऑक्सीजन इनटू इन लाइट। ठीक है, लाइट रिएक्शन। और इसमें अब एक बस समराइज़ किया हुआ। देखो, डार्क रिएक्शन में हम यहाँ पढ़े थे एंड प्रोडक्ट क्या था? ADP था और NADP था ना। तो ये देखो यहाँ से ADP और NADP लाइट रिएक्शन में जाएगा। जो लाइट रिएक्शन में हम लोग याद होगा, हम लोग पढ़े थे कि ADP चेंज होता था ATP में, और NADP प्लस चेंज होता था NADPH में। और इधर लाइट रिएक्शन किस में होता, टेक प्लेस होता था? ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये समराइज़ किया हुआ है। ठीक है, एक समराइजेशन हम आपको और देते हैं जो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो, सनलाइट, ठीक, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके क्या फॉर्म करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, याद है जब लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके ATP फॉर्म करता है, प्लस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। और अभी क्लोरोफिल क्या ये चेंज होता है, मत जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है और लाइट एनर्जी चेंज होती है इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें जो क्या फॉर्म होता है? ATP और NADPH। ठीक है, ATP और NADPH फॉर्म होता है। और इसमें वाटर हम लोग वाटर देते हैं ना, वाटर एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है, और जिसमें हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ठीक, और यहाँ पे ये तो लाइट रिएक्शन में ये होता है, आप लोग को याद ही होगा कि लाइट रिएक्शन में ये होता है। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? RuBP यूज़ होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है जो RuBP के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म ग्लूकोज फॉर्म करता है। ठीक है, और यहाँ पे इधर ये डार्क रिएक्शन है। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन है, और डार्क रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या था? ADP था। तो हमारा डार्क फेज से लाइट फेज में ADP आता है, जो ADP फिर से कन्वर्ट होता है ATP में, और NADP आता है, NADP। और यही ATP और NADP चेंज होता है, जाता है, इसमें यूज़ होता है ड्यूरिंग डार्क फेज। तो ये समराइजेशन ऑफ वो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। फोटोसिंथेसिस ढेर सारे रीज़न की वजह से इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट क्या है इसका? फूड।
ये फूड प्रोवाइड करता है एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फूड क्या है? बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दस इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस फूड कैसे किसको प्रोवाइड करता है? फोटोसिंथेसिस फूड ग्रीन प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, जो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड बाय फोटोसिंथेसिस बाय सिंपल रॉ मटेरियल, मतलब सिंपल रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो एटमॉस्फेयर में है उससे उन्होंने अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ इस अर्थ पर सस्टेन कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड माइक्रोब्स फॉर रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है ना इन फोटोसिंथेसिस, जो हम एनिमल्स और माइक्रोब सबके लिए रेस्पायरेशन के टाइम, हम चाहे एनिमल्स हो चाहे हम जैसे ह्यूमन बींग्स हो, सबको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पायरेशन। तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? इस ग्रीन प्लांट से ही मिलता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट कंबशन ऑफ फ्यूल। ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है कि वो फ्यूल्स को भी कंबस्टन करने में हेल्प करता है, मतलब फ्यूल्स को जलाने में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट एंड इट प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स एंड माइक्रोब्स फॉर रेस्पायरेशन। तो हमारा ये फोटोसिंथेसिस ख़त्म होता है जिसमें लाइट फेज था, डार्क फेज था और सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस था। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस था, ख़त्म हो गया। अब हम लोग भाई छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया था जो इस बीच में हम लोगों ने छोड़ दिया था, उसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग को याद होगा कि हम लोग स्टोमेटा के बारे में पढ़े थे। स्टोमेटा क्या था? टीनी पोर्स थे ना जो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टीनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी ओपनिंग्स होता है, स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। दे आर फाउंड ऑन बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। कहाँ? वो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों, मतलब कि लिप्स के यहाँ ऊपर भी पाए जाते हैं नीचे भी पाए जाते हैं, बट मेनली वो कहाँ होते हैं? बट दे आर मोर इन नंबर ऑन द लोअर एपिडर्मिस, बट लोअर एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, आप लोग को दिख रहा होगा कि देखो ये स्टोमेटा है। अभी पढ़ेंगे पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, बस इतना जान लीजिए कि ये देखो यहाँ पे स्टोमेटा दिख रहा है, ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल है जो इसको गार्ड सेल है, एंड ये स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है, यहाँ से स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा का पिक्चर है जहाँ पे एक स्टोमेटा दिख रहा है, गार्ड सेल दिख रहा है एंड स्टोमेटल ओपनिंग है। ठीक है, अब स्टोमेटा यही समझ आ गया कि टिनी पोर्स होते हैं। ठीक है, अब ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल। ईच स्टोमेटा, कोई भी स्टोमेटा होगा उसमें क्या होगा? 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल होंगे। ये देखिए, आपको बीन शेप दिख रहा है ना, ये बीन शेप, दिस इज द बीन शेप्ड गार्ड सेल। ये हमारा स्टोमेटा है, ये सारे स्टोमेटा एंड दीज बोथ आर बीन शेप्ड गार्ड सेल हैं। ईच गार्ड सेल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। ये सारे गार्ड सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जो गार्ड सेल होता है इसके टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। टर्जिडिटी मीन्स होता है कि लाइक ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप लोग को पता होगा कि जो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिससे डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर जाता है। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है कि जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है, वो लीव्स के तक जाता है। तो ये जो गार्ड सेल है जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो गार्ड सेल ओपन हो जाता है। ये गार्ड सेल जो है ये ओपन हो जाएगा। जब गार्ड सेल ओपन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ट्रैप हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ट्रैप हो जाएगा। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ गया, जो गार्ड सेल है वो अपने आप वाटर को रिमूव करके अपने आप को बंद कर लेगा। यहाँ पे देखो क्लोज स्टोमेटा है, गार्ड सेल अपने आप को बंद कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ट्रैप्ड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है,
पोटेशियम आयन, यहाँ पे देखो लिखा है पोटेशियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम आयन, वाटर और पोटेशियम आयन इंपॉर्टेंट होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बिटवीन द लीफ एंड एटमॉस्फेयर। ये स्टोमेटा है जो हेल्प करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बिटवीन लीफ और एटमॉस्फेयर के बीच में। वैसे तो सारे प्लांट्स में स्टोमेटा होता है, बट कुछ प्लांट्स लाइक हाइड्रोला में स्टोमेटा एब्सेंट होता है। तो बस इतना ही बताना था कि स्टोमेटा का फंक्शन समझ आया ना, कि गार्ड सेल होता है स्टोमेटा के पास जो हेल्प करता है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ट्रैप हो जाता है, फिर उसको क्लोज कर लेता है। तो ये फंक्शनिंग हो गया स्टोमेटा का। तो आज ये हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें फोटोसिंथेसिस आता है जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं और कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा करते हैं, ये ख़त्म होता है। कल हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।